भारत में लोक प्रशासन में आज हम प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या पर चर्चा करते हैं। करप्शन यानी बिगड़ा हुआ आचरण, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण। करप्शन को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह मानते हैं कि इसके दो अर्थ हैं। संकीर्ण रूप में इसका अर्थ केवल घूस लेना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना मान सकते हैं, और व्यापक रूप में इसे अपने निजी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक पद अथवा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए नगद धनराशि अथवा भेंटों और उपहारों के रूप में सब प्रकार की बेईमानी से प्राप्त लाभों का समावेश होता है। यानी अगर हम नैरो तरह से देखें तो अगर कोई किसी से काम करने के लिए सरकारी व्यक्ति अगर किसी आम नागरिक से या किसी भी व्यक्ति से सरकारी काम करने के लिए अगर धन प्राप्त कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार होगा। लेकिन व्यापक रूप से अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और कोई भी लाभ प्राप्त कर रहा है, केवल धनराशि ही नहीं, कोई उपहार, कोई भेंट या कोई बेईमानी से प्राप्त कोई भी अन्य लाभ, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहेंगे। अब भ्रष्टाचार एक बहुत व्यापक समस्या है, किसी न किसी रूप में मानव में सदैव कायम रहा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मतलब उन्होंने लिस्ट किया है कि करीब 40 प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। और उन्होंने एक बहुत फेमस ये स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असंभव है, उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असंभव है। खैर, इन सब चीजों से आगे चलते हुए हम ये मानते हैं कि प्राचीन एवं मध्यकाल में लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित था, क्योंकि उसका दायरा बहुत सीमित था, इसलिए उस समय भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम थी। लेकिन वर्तमान में जब लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो गई है। स्वतंत्रता के बाद देश में जो देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, कश्मीर और अन्य रियासतों का एकीकरण हुआ, तो इन सब से जो कानून का शासन जो था, रूल ऑफ लॉ, जो हमें ब्रिटिश टाइम से हमें विरासत में मिला था, A.V. डाइसी ने जिसका कि बहुत अच्छे डेफिनेशंस दिए हैं रूल ऑफ लॉ की, वो खंडित हो गया। स्वाधीन भारत में कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य का आदर्श अपनाया गया, जिससे राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई। तो ये जो धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त राजनीतिक नेताओं और मंत्रियों का जो एक व्यापकता आई उनके पावर्स में, उससे बहुत सारे गड़बड़ जो घोटाले थे वो सामने आए। और हम अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं तो कृष्ण मेनन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद, बिहार के कृष्ण वल्लभ सहाय, ये सब इन सब पे प्रताप सिंह कैरो, पंजाब के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि, इन सब के ऊपर बहुत बड़े बड़े मामले चले भ्रष्टाचार के। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अरुण के खिलाफ। तो ऐसा रहा कि सन 50s से ही, लेट 50s से ही और अर्ली 60 में जाते जाते हम देखते हैं कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े मामले सामने आने लगे। और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ भी, निचले लेवल्स के ऊपर के लेवल्स पे तो भ्रष्टाचार हमें सामने दिखने लगा, और नीचे लेवल्स के ऊपर भी भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप से फैलता चला गया, जो आज हम चारों तरफ अपने सामने आसपास देखते हैं। अब इसके अगर हम कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करें तो हम कुछ एक पॉइंट्स इसके ऊपर हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जैसे भ्रष्टाचार एक ब्रिटिश विरासत भी मानी जाती है। वो कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने रियासतों के दौरा किए, राजाओं को ऑब्जर्व किया, और इस तरह से उस समय वहां पे बहुत गिफ्ट्स का और कैश का लेन देन धनी भारतीयों के साथ, और ऐसा करके छोटी बड़ी से रियासतें थी, उनमें खूब भ्रष्टाचार
फैलाया। ब्रिटिशर्स ने भी इसको बहुत प्रोत्साहन दिया। दूसरा ये कि भाई जब युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय भारत के अंदर बहुत अभाव हुए थे और उन अभावों के अंदर व्यक्ति अपनी मॉरल्स को भूल जाता है, प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। और हमने मॉडर्न युग के अंदर फिर लाइसेंस परमिट राज देखा, जिसके अंदर सरकार से लाइसेंस और परमिट मिलते हैं, तभी कुछ आपको प्रोडक्शन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी लाइसेंस और परमिट से होता था। तो उसके अंदर भी फिर अभाव हुए बहुत सारे, और उन अभावों के कारण हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार फैला, ब्लैक मार्केटिंग फैली। फिर प्रशासन का विस्तार भी एक कारण मानते हैं। प्रशासन बहुत सारे, मैंने अभी आपको बताया था, उसका व्यापक रूप हो गया, उसका विस्तार हुआ, भर्तियां हुई, सेवाएं स्थापित हुई, कर्मचारियों की संख्या बढ़ी और भ्रष्टाचार पनपा इन सब रैंक्स एंड फाइल में। नैतिक मूल्यों का ह्रास माना है इसका एक बहुत बड़ा कारण। समाज शास्त्र के जो विद्वान है वो लोग कहते हैं औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भ्रष्टाचार को बल दिया, और जो सामाजिक और वैयक्तिक मूल्य थे उनका भौतिक मूल्यों के आगे ह्रास हो गया। तो जो ईमानदारी थी, जो एक सिद्धांतों के ऊपर चलने का जो जीवन शैली थी, वह कॉम्प्रोमाइज हो गई। वेतनों में विषमता भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है भ्रष्टाचार का, कि जो भारत में जो कर्मचारी वर्ग है उसमें निचले स्तर के जो वेतन मिलते हैं वो, और ऊपर के स्तर में जो लोग बैठे हैं उनको जो वेतन मिलता है, उनमें बहुत बड़ी असमानता है। उच्च वेतनों के फलस्वरूप उच्च अधिकारी आरामदेह जीवन व्यतीत करते हैं। प्रत्येक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुसरण करना चाहता है। यदि उसका वेतन कम होता है तो वह अनुचित साधनों से आमदनी करता है और वेतनों में विषमता का व्यापक अनैतिक एवं विनाशकारी प्रभाव होता है। अब बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार का है लाल फीताशाही। सरकारी दफ्तरों में काम करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है और इसमें इतने सारे नियम और उपनियम और रूल्स और रेगुलेशंस का जाल फैला हुआ होता है कि कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं हो पाता है। तो लाल फीताशाही उस सिस्टम को कहते हैं जहां पे एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचने में, एक अफसर से दूसरे अफसर तक मामले को पहुंचने में बड़ा समय लग जाता है। तो इस समय को ज्यादा लगने से कारण से जो व्यक्ति अपने काम को जल्दी कराना चाहता है वो जल्दी कराने के लिए स्पीड मनी देता है, शीघ्र काम कराने वाला धन देता है, स्पीड मनी। तो ये जो स्पीड मनी है यह भ्रष्टाचार फैलाता है और ये कारण बना है भ्रष्ट के फैलने का। तो अब हमने कई बार तो यह सुना है प्रशासन के अंदर कि ठीक है, किसी को जल्दी काम कराना है तो पैसे देने होते थे, लेकिन अब तो ये सिस्टम्स, ये सिचुएशंस पैदा हो गई हैं कि किसी को काम भी कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो काम होते ही नहीं है, फाइलें पड़ी रहती हैं और हिलती ही नहीं है, फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। तो अगर आपको अपना काम कराना है, फाइल को आगे बढ़वाना है, अलग अलग अफसरों से उसकी मार्किंग करानी है, तो आपको स्पीड मनी देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कारण बना ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार का। अन्य कारण यह हुआ कि औद्योगिक और व्यापारी वर्ग है जो यहाँ पे सटोरियां हैं, नए पैसे वाले हैं, तस्करी है, धंधा है। फिर ये जो औद्योगिक वर्ग है वो अपना काम जल्दी से कराना चाहता है, इसमें वो लेट नहीं होना चाहते हैं, तो वो क्यू को तोड़ना चाहते हैं, समय कम लगे, इस कारण से वो कोई भी चीज को, किसी को भी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, तो वो भ्रष्ट एक वातावरण पैदा कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण जिसको कि हमारे देश के अंदर कम डिस्कशन किया जाता है, इसलिए कम डिस्कशन किया जाता है, चर्चा की जाती है कि उसे सारी राजनीतिक पार्टियां उससे लाभ लेती हैं, और वह है निर्वाचन के अंदर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना, फंड। औद्योगिक घराने और जो बड़े व्यापारी घराने हैं वो राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को, नेताओं को धन देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और वो जो धन देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो जीतने के बाद उनको फेवर करते हैं पॉलिसीज बना करके ऐसी जैसी वो चाहते हैं, या उनके सरकारी दफ्तरों के अंदर काम करवा के। ये तो वही छोटी बात, बड़ी बात तो ये है कि जब राजनेता उनके मर्जी के लोग
शासन में पहुंच जाते हैं तो वो स्कीम्स और प्रोग्राम्स ही ऐसे बनते हैं जो उनको फेवर करें, जो उन व्यापारिक घरानों को फेवर करें। नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जो उनको घरानों को फेवर करें। कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो कि आम नागरिक या किन्हीं को फेवर ना करते हुए व्यापारिक घरानों को फेवर करें। तो सरकारें किनके लाभ के लिए काम करने लग जाती हैं? व्यापारिक घरानों के लाभ के लिए काम करने लग जाती हैं। तो ये जो पार्टी फंड देने का, जो चंदा देने का जो सिस्टम है भारत के अंदर, राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक नेताओं को, वह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर कारण है। इस पर चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि एकेडमिक लोग जब भी चर्चा करेंगे तो नीति निर्माता कौन है? राजनेता। राजनेता उसको, जो एकेडमिशियन ज्यादा इस पे बोलेगा उसको राजनेता कभी भी ऊपर ज्यादा नहीं आने देते। तो और जो ऊपर ज्यादा आते हैं उनको लाभ लेना है राजनेताओं से, तो वो उनके खिलाफ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तो एक संवादहीनता है इस विषय के ऊपर। इस संवादहीनता के कारण यह भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टियों के अंदर चंदे का भ्रष्टाचार इतनी मजबूत नींव ले चुका है कि अब इसको हिलाना मुश्किल हो रहा है। पिछले टाइम में तो एक कानून ऐसा भी बन गया था कि विदेशों से फंड लेना भी उचित माना जाएगा, और उसको अब से नहीं माना गया, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पिछले वर्षों से भी उसको उचित मान लिया गया कि जिसने पहले भी लिया हो वो उचित था। तो मैं जैसा अभी आपको बता रहा था कि नीतियां ही ऐसे निर्माण, रूल्स, कानून ही ऐसे निर्माण हो जाते हैं जो इनको फेवर करते हैं और वो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो आज हमने समझा भ्रष्टाचार के हमारे देश के अंदर विभिन्न कारण, और अगली चर्चा के अंदर हम भ्रष्टाचार के निवारण के साधन समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।